प्यारे बच्चों, मैं प्रेमलता विश्वकर्मा, सहायक अध्यापिका, बेसिक स्कूल हुलासखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ। मैं आज आपको विज्ञान विषय कक्षा 6 इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं कि परिवर्तन होता है क्या। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है बदलाव। तो हम अपने आसपास बहुत सारे बदलाव देखते हैं, जैसे कि पौधों का उगना, फूलों का खिलना और मुरझा जाना, पत्तियों का रंग बदलना और सूखकर पेड़ों से गिर जाना। आप लोगों ने देखा होगा ना। और बहुत से परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि दूध से पनीर बनाना, दूध से दही बनाना, या कोई मेहमान आ गया तो हम पानी में चीनी घोलकर उसको शरबत बना के देते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं। और ये परिवर्तन कुछ तो इसमें स्वतः प्रकृति में स्वतः होते हैं, अपने आप होते हैं, और कुछ परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा संपन्न होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब परिवर्तन होता है तो पदार्थ की अवस्था में, आकार में, उसकी संरचना में कुछ बदलाव होता है। इस प्रकार हम परिवर्तन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। अब हमने परिवर्तन के विषय में जाना, यानी बदलाव के विषय में समझा। अब हम जानते हैं परिवर्तन होते कितने प्रकार के हैं। तो परिवर्तन होते हैं 8 प्रकार के। तो हम पहला परिवर्तन पढ़ते हैं। पहला परिवर्तन क्या है? मंद एवं तीव्र परिवर्तन, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मंद मतलब धीरे। जिस बदलाव में अधिक समय लगता है वो हमारा मंद परिवर्तन कहलाता है। इसमें कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं? जैसे बच्चों का बढ़ना, हमारे नाखून, हमारे बालों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना। ये बदलाव धीरे धीरे होते हैं, यानी कि जिस परिवर्तन को संपन्न होने में अधिक समय लगता है वो हमारे मंद परिवर्तन कहलाते हैं। अब तीव्र परिवर्तन क्या है? तीव्र परिवर्तन है जिस परिवर्तन को संपन्न होने में कम समय लगता है, मतलब वो जल्दी से हो जाते हैं, वो हमारे तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? जैसे कि हम दूध चढ़ाएं और उसमें नींबू निचोड़ दें तो दूध जल्दी से फट जाता है, या फूला गुब्बारे को हम फोड़ें तो वो भी फूट जाता है। तो इस तरह से मंद एवं तीव्र परिवर्तन हमने समझा कि मंद परिवर्तन में अधिक समय लगता है, धीरे धीरे होता है, और तीव्र परिवर्तन झट से हो जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम गुब्बारा लें और गुब्बारे को फुलाएं तो हमें गुब्बारा फुलाने में अधिक समय लगता है, यानी ये मंद परिवर्तन है। और हम गुब्बारे को फुलाते जाएं और गुब्बारा अचानक से फूट जाए तो ये तीव्र परिवर्तन है। मतलब एक गुब्बारे से हमने दोनों परिवर्तन, ये मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन आपको बताया। दूसरा परिवर्तन है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनुकूल मतलब उपयोगी, लाभदायक। जो बदलाव हमारे लिए उपयोगी होता है, लाभदायक होता है, वो अनुकूल परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे आम का पकना, रोटी का पकना, भोजन का पकना और दूध से दही जमना, क्योंकि दूध से दही बनेगा तो हम खाएंगे, तो हमारे लिए लाभदायक है। और प्रतिकूल परिवर्तन में क्या होता है? जो बदलाव हमारे लिए हानिकारक होता है, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, वो परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे कि अब जैसे हमने कहा दूध से दही जमना या दूध से दही बनना, ये हमने कहा अनुकूल परिवर्तन। मगर वही दूध में अगर नींबू निचोड़ दें और वो दूध फट जाता है, या दूध ऐसे भी फट जाए, तो वो हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन में आ जाता है। इसी तरह से लोहे में जंग लगना, ये भी प्रतिकूल परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमारा दूसरा परिवर्तन अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन हुआ। इसमें एक बात और समझने वाली है कि एक ही स्थिति में एक परिवर्तन अनुकूल होता है तो दूसरी स्थिति में वही परिवर्तन प्रतिकूल हो जाता है। वो कैसे? जैसे फसल तैयार होते समय बारिश का इंतजार होता है और बारिश होती है तो वो फसल के लिए फायदेमंद होती है, मतलब ये हमारा अनुकूल परिवर्तन है। मगर फसल पक के तैयार हो गई और बारिश होने लगी तो क्या हुआ बच्चों? ये हानिकारक होगा, यानी कि ये प्रतिकूल परिवर्तन हुआ। तो समझ में आया सबको? अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन। तीसरा है हमारा नियमित तथा
अनियमित परिवर्तन। नियमित मतलब निश्चित समय से, मतलब लगातार होने वाला, जो निश्चित समय पर लगातार होता है वो हमारा परिवर्तन नियमित परिवर्तन होता है। जैसे कि रात और दिन का होना, ऋतुओं का बदलना, इसके लिए हमें कोई प्रयास तो करना नहीं होता है। भाई रात के बाद दिन आएगी, दिन के बाद रात आएगी, या ऋतुएं भी अपने आप बदलती हैं, तो ये हमारा नियमित परिवर्तन हुआ। और अनियमित क्या हुआ? जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती, जिसका पता नहीं होता कि ये परिवर्तन हो जाएगा, ये बदलाव हो जाएगा। जैसे बारिश का होना, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फूटना, ये सब परिवर्तन हमारे जो हैं वो अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अब हमारा है चौथा परिवर्तन। चौथा परिवर्तन है प्रत्यावर्तित एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसको उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आटे की लोई बनाते हैं, मतलब आटे को गूंथते हैं, उसकी लोई बनाते हैं। और हमने रोटी बेली और हमें रोटी समझ में नहीं आई, मतलब ये गोल नहीं है, ये तो हमने क्या बना दिया, और हमने फिर आटे को बिगाड़ के फिर लोई बना दी। मतलब वे परिवर्तन जिसमें कि परिस्थितियां उलट देने पर पुनः पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, वो प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। मगर इसके अपोजिट, इसके विपरीत अगर हम कहें कि हमने रोटी सेक ली और अब हम सोचें कि उसकी रोटी अच्छी नहीं बनी, आकार नहीं सही है, इसकी लोई बना ले, तो क्या पॉसिबल है, क्या संभव है? नहीं हो सकता। इसी तरह से जो परिवर्तन जिसमें हम वस्तु को पुनः पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते, वो हमारे जो हैं वो हमारा परिवर्तन कहलाता है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो इस तरह से हमने जाना 4 परिवर्तनों के बारे में। अब 5वां परिवर्तन हमारा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के लिए भी हमको कुछ समझना पड़ता है। मतलब मान लीजिए हमने एक ठोस मोम का टुकड़ा लिया और उसको आग पर रखा, तो देखते हैं कि मोम का टुकड़ा तो पिघल जाता है, मतलब वो जो ठोस था वो द्रव में बदल जाता है। तो क्या हुआ कि हमें परिवर्तन का कारण हटा देने पर हमें पदार्थ मूल रूप में प्राप्त हो गया, बस उसका आकार बदल गया, है ना। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो परिवर्तन हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और अगर हम एक कागज या लकड़ी का टुकड़ा लें और उसे जलाएं, तो क्या होता है? जलाने पे क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, राख बन जाता है। तो वो राख और कागज का टुकड़ा, वो दोनों के गुण भिन्न हैं। मतलब राख अलग है, कागज अलग है, दोनों के गुण भिन्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पदार्थ अलग अलग है। इसी तरह से दूध का दही जमाए तो दूध भी अलग है और दही भी अलग है। तो इस तरह से हमने जाना कि जैसे कि कागज से राख बनना और दूध से दही जमना, ये दोनों जो हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और इसके अंतर्गत जैसे हम लोहे में जंग लगना भी कह सकते हैं। अब है हमारा 6ठा परिवर्तन प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक यानी प्रकृति में अपने आप होने वाले परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन है और ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना, ये सब हमारे प्राकृतिक परिवर्तन है ना। इन पे मानव का या हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मगर जो कृत्रिम परिवर्तन है, कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत क्या होगा? जैसे कि दूध से पनीर बनाया हमने, या दूध से दही बनाया हमने, या बढ़ई द्वारा लकड़ी से मेज, कुर्सी, तख्त बनाई गई, है ना। या फिर और भी चीजें हम कर सकते हैं, वो कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। तो कृत्रिम परिवर्तन में हमारा हस्तक्षेप हो सकता है, परंतु प्राकृतिक परिवर्तन में हमारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। और अब हमारा है 7वां परिवर्तन अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। वह बदलाव जिस पे हमारा नियंत्रण है, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो नियंत्रित परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हम कमरे में बैठे हैं और पंखा बहुत तेज चल रहा है, तो हम सोचेंगे लो पंखे को धीमा कर दें, तो रेगुलेटर के द्वारा हम पंखे को गति को धीमा कर देंगे या तेज कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है, इसमें हम कर सकते हैं, तो ये हमारा नियंत्रित परिवर्तन कहलाएगा। मतलब इसको हम नियंत्रण में कर सकते हैं। या हम जैसे कि वो है, लैंप है, लैंप की रोशनी को
कम या ज़्यादा करना वो भी हमारे हाथ में, वो भी हम उसको कर सकते हैं। मगर अनियंत्रित परिवर्तन क्या होता है, जिसपे हमारा कोई जोर नहीं होता है और हम वो जैसे कि आंधी तूफान का आना है ना, या ज्वालामुखी का फटना, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण होता है वो नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं, और जिन पर नियंत्रण नहीं होता है वो अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। 8वां हमारा है जटिल परिवर्तन। हम लोग देखा होगा बच्चों, हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला, गैस, ये सब प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये बनते हैं कैसे बनते होंगे, ये कहाँ से आते होंगे? तो इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा। तो हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि कोयला और खनिज खान से प्राप्त होता है ना। उसी तरह से लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, भौगोलिक उथल पुथल के कारण जो विशाल जंगल थे, बड़े बड़े जंगल थे, वो पृथ्वी की सतह के नीचे धंस कर दब गए। तो क्या हुआ, जब वो धंस गए तो क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति हो गई, वहाँ वायु नहीं पहुँच सकती। वायु की, हवा की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण जो ये वनस्पतिक पदार्थ थे किसमें बदल गए, कोयले में बदल गए, है ना। इसी तरह से क्या हुआ कि जब समुद्र की गहराई के नीचे दबे मृत जीव जंतु किस में बदल गए, पेट्रोलियम पदार्थ में बदल गए। तो एक लंबी समय और लंबी प्रक्रिया के द्वारा ये परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको जटिल परिवर्तन कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि क्रियाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं, जटिल परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमारा परिवर्तन और परिवर्तन के प्रकार हमारे स्पष्ट हो गए। अब हम चलते हैं परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए। अब हम जानते हैं परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाओं के बारे में। हमारे चारों ओर बहुत सी परिवर्तन की क्रियाएं होती रहती हैं और हम देखते रहते हैं। तो क्या होता है, परिवर्तन में दो पदार्थ एक दूसरे के परस्पर सहयोग में, परस्पर संपर्क में आते हैं। जैसे कि हम कहें लोहे में जंग लगना, तो लोहा और ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, लोहा और ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में, जहाँ पे नमी है उसकी उपस्थिति में, जहाँ पे नमी है वहाँ पे वो क्रिया करते हैं, जिससे कि लोहे में जंग लग जाती है ना बेटा। और इसी तरह से हम कहें कि तो क्या हुआ कि लोहा और ऑक्सीजन दोनों संपर्क में आए ना, है ना। और इसी तरह से हम कहते हैं जैसे चाकू से हम क्या करते हैं, सब्जी या फल काटते हैं, तो क्या होता है, चाकू की धार तो बहुत तेज होती है। अभी तो हम नई चाकू लाए थे, हमने फल काटा और काटते काटते क्या हो गया, चाकू की धार कम हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हम फल को काट रहे हैं तो फल पर चाकू का तो प्रभाव पड़ रहा है, साथ में फल या सब्जी चाकू पर भी अपना प्रभाव डाल रही है, यानी दोनों में परस्पर क्रिया हो रही है। इससे ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये चाकू की धार में कमी आ जाती है। अतः ये आपसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें प्रतिक्रिया क्रिया करने वाले पदार्थ की अवस्था, आकार और रंग में परिवर्तन कर देता है। तो इसलिए आपसी क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ही परिवर्तन होते हैं। अब है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। अच्छा ये बताओ, क्या परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अरे हाँ, और क्या, बहुत से परिवर्तन ऐसे हैं जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हथेली पर हम थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा रखें तो क्या होता है, शरीर की गर्मी से अल्कोहल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। ये परिवर्तन हुआ ना, तो ये ऊर्जा के द्वारा तो हुआ, हमारे शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा। और इसी तरह से फोटो फिल्म पर अगर प्रकाश पड़ता है तो फोटो नष्ट हो जाती है। इसी तरह से सौर प्रकाश में ऊर्जा के द्वारा क्या होता है, जल का वाष्पन होता है। मतलब आप देखते हो पानी पे अगर सूरज की रोशनी पड़ती रहे तो पानी धीरे 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 भाप बनकर उड़ जाता है ना। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा द्वारा प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम ये जानते हैं परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। विभिन्न विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे साइकिल का पैडल हम चलाते रहते तो क्या होता है, साइकिल गतिमान हो जाती है। हमारी जो पेशीय ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है ना। इसी तरह स्प्रिंग को अगर हम हाथ से खींचते हैं तो वो भी उसका आकार बदल जाता है, यानी हमारी पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई।
अब सोलर कुकर में सौर ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे कि भोजन पक जाता है ना। और इसी तरह से हमने सुना है बादलों की गड़गड़ाहट, जब जोर जोर से बादल गरजते हैं तो क्या होता है कि कांच के बर्तन या घर के खिड़की दरवाजे के शीशे चटक जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है परिवर्तन? ध्वनि ऊर्जा के कारण। इसी तरह से अगर हम पेपर पर कुछ आलपिन लेते हैं और चुंबक की छड़ को उसके पास ले जाते हैं तो क्या होता है? आलपिन जो है वो चुंबक की छड़ में चिपक जाती है, मतलब आलपिनों में चुंबकीय गुण आ जाता है। तो ये परिवर्तन किसके कारण हुआ? चुंबकीय ऊर्जा के कारण। तो इस तरह से बच्चों हमने परिवर्तन की परिभाषा, परिवर्तन के प्रकार और परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं और परिवर्तन में ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, ये हमने जाना और समझा। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला है कि दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? यानी दूध में अगर हम दूध फट जाता है या दूध को हम चढ़ाते हैं और दूध में नींबू का रस डालते हैं, दूध फट जाता है, तो ये किस प्रकार के परिवर्तन के अंतर्गत आता है ना? तो ये आप लोग बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि आंधी, भूकंप, बाढ़, सूखा ये किस तरह के परिवर्तन के अंतर्गत आता है? और तीसरा प्रश्न है कि जैसे कि हम दूध से दही जमाते हैं तो ये किस तरह का परिवर्तन है? और जब हम किसी चीज़ को, जैसे साइकिल को हम चलाते हैं तो हमारी पेशी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है जो साइकिल गतिमान हो जाती है? तो ये भी एक प्रश्न है जो आप लोगों को सबको अपनी कॉपी में करना है। आशा है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।